नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन में कि ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के जो भी लीडिंग वेबसाइट्स है और जो भी लीडिंग आपके न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और जो उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके पर्सपेक्टिव में, उनके दृष्टिकोण में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस फॉलो करें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी अवेल करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही हमारे कई सारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, आप ज्वाइन करके उनका भी महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। लगातार हमारा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है लगातार सिलेक्शन दे रहा है, उसके आप देख सकते हैं एविडेंसेस, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा इंस्टाग्राम का पेज और ये टेलीग्राम का एड्रेस है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम देखेंगे कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले लोकायुक्त की बात है, ठीक है ना। ओम्बड्समैन वेस्ट का कंसेप्ट है, कहां से लाया गया है ये आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, तो ये पब्लिक ऑफिशियल्स वगैरह जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है, अगर वो कोई करप्शन का मुद्दा वगैरह होता है उसके संदर्भ में ये कहानी शुरू होती है, जो 1966 से जो फर्स्ट हमारे यहाँ प्रशासनिक जो सुधार आयोग मुरारजी देसाई जी की अध्यक्षता में बनी थी। ठीक है ना, तो उसके बाद ये जो है चर्चा में आता है और लगातार फिर इसमें आपके प्रयास किए जाते हैं लेकिन पास नहीं हो पाता ये। और फिर 45 सालों बाद आप देखते हैं तो 2013 में जो अन्ना जी का मूवमेंट हुआ था उसके बाद इसको लाया जाता है। इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, इसको देखेंगे हम लोग। जीएस पेपर 2 का पार्ट है ये आपका, ट्रांसपेरेंसी वगैरह से जाके जुड़ेगा ये आपका। इसके बाद जो दूसरा है रशिया चाइना रिलेशनशिप का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि यूक्रेन का संकट चल रहा है। अब ये सीधी बात है, बैलेंस ऑफ पावर है, यहाँ पर रशिया चाइना एक साइड है, यूएस जो है उसके प्रभाव को कम करने के लिए। अब इंडिया की बात करें तो यहाँ दोनों साइड इंडिया का रिलेशन है, तो किस तरीके से उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, चीजें वही है, उसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद ये आपका आईआर का पार्ट है जीएस पेपर 2 में। तीसरा जो है आपका टॉपिक नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपकी 2008 से लॉन्च की गई थी, छात्रवृत्ति देना है ताकि लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाए, हायर सेकेंडरी की तरफ मूव कर पाए, है ना। उस संदर्भ में है, इसको देखा जाएगा, इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो ये शिक्षा का संदर्भ है आपका, जीएस पेपर 2 और 3 दोनों में रख सकते हैं। क्रूड ऑयल और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, लगातार ये जो यूक्रेन का संकट है उसके कारण क्या हो रहा है, लगातार अभी फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है ना इकोनॉमी में, और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा 85% जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल की, वो हम इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल यहीं से बनता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी लाएं अपने एनर्जी के सोर्सेस के लिए। तो हम फेम पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, है ना, हम क्लीन एनर्जी पे बात कर रहे हैं, अभी हमने हाइड्रोजन पॉलिसी देखी थी, है ना। तो वो सब संदर्भ हम देख रहे हैं, लेकिन इसके संदर्भ में चर्चा इसलिए की गई कि अगर क्रूड ऑयल का बिल बढ़ता है, वैसे भी हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है और वो लगातार अगर बढ़ता चला जाएगा तो उसका इंपैक्ट पूरे के पूरे इकोनॉमी में देखा जाता है ना। परिवहन महंगा हो जाएगा, यात्रा महंगी हो जाएगी, तो वो सामान डेली नीड्स के भी महंगे हो जाते हैं। अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ जो सामान कोविड के पहले मिलता था ऑलमोस्ट डबल में मिल रहा है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उसी से जाके कनेक्ट होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करेंगे, यहाँ पर ये डैशबोर्ड है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, थर्ड पेपर में रख सकते हैं इसको आप लोग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है लोकायुक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये दरअसल न्यूज में इसलिए कि अभी एक अध्यादेश लाया गया और केरला में, ठीक है ना। अब ये समझिए कि जो लोकायुक्त का जो आपका जो रूल्स है, जो एक्ट जो लाए जाते हैं विभिन्न स्टेट्स में, विभिन्न राज्यों में, तो उनमें भी डिफरेंस है ना। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के जो है प्रावधानों को अपनाया गया, तो ये भी बोला जाता है कि यूनिफॉर्मिटी लाना है। तो केरला के इस तरीके के
प्रोविजन के संदर्भ में डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेगा यूपीएससी, सीधी बात है, स्टेट पीसीएस में आ सकता है, ठीक है ना। फिर भी देखते हैं हम लोग, तो इसके कारण वहां पर जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर रेज हुआ है। ये एक संदर्भ है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको टॉपिक, कोई भी टॉपिक देखते हैं करंट में, तो उसको आपको स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना होता है, दैट्स इट। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि सबसे पहले इसमें जो आपकी रिपोर्ट आई थी, जो मैंने आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमीशन था आपका मोरारजी देसाई जी की अध्यक्षता में 1966 में, ठीक है ना। तो ये जो है लाया क्यों गया था, तो जिसमें रीएड्रेस करना है, मतलब ये शिकायत जो पब्लिक की शिकायत होती, पब्लिक की जो समस्या है उसके समाधान के लिए लाया गया, किसके अगेंस्ट, पब्लिक ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब पहली बार जो ये विधेयक था 1968 में लोकसभा में रखा गया, लेकिन जब ये आपकी सदन का जब विघटन हुआ तो उसके साथ समाप्त हो गया। और 45 साल की लगातार कोशिश के बाद 2013 में जो है इसको क्या किया गया, पास किया गया संसद के द्वारा, है ना। तो वो भी चुनाव के पहले की कहानी है, ठीक है ना। उससे बहुत लोग अपने अपने जो चुनावी लाभ थे वो लेके निकल गए, और जो मेन आदमी थे वो मेन पिक्चर से बाहर हो गए। अन्ना जी का नाम ही नहीं है उसमें, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं लोग, सफाई से तो बन रहे हैं नेता, है ना। और अभी तक ये चल ही रहा है, 13 से आया है, आज 22 हो गया, अभी रोज रोज नए नए घोटाले आ रहे हैं, तो किसके ऊपर एक्शन हो रहा है ना। यथार्थ पे भी चीजों को हमको रिव्यू करना आना चाहिए, तभी तो आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे, है ना। सही मायनों में नौकरी करना, अपनी फ्यूडल मेंटालिटी को जो मोबिलाइज करना, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई भी देश के लिए सोचेगा नहीं तो कैसे ठीक होगा। हम सोचेंगे कि वो कर लेगा, हम सोचेंगे हमारे बदले वो चला जाएगा, तो ऐसे तो हर कोई सोचता है ना, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट है उसमें बॉडी बनाई गई संघ के लिए जिसको लोकपाल बोला जाता है, और स्टेट्स के लिए जिसको लोकायुक्त बोला जाता है। तो जो भी करप्शन के चार्जेस वगैरह होते हैं पब्लिक जो फंक्शनरीज के संदर्भ में, है ना, जो भी आपके सार्वजनिक अधिकारी वगैरह हैं, अगर वो भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगता है तो उसके संदर्भ में इसको बनाया गया कि ये जांच वगैरह करेगी। अब ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो है आपका वहां पर क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर जो है एक बात बताइए, ये रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि सबसे पहला स्टेट जो 1971 में इसको क्या किया था, अपनाया था, ठीक है ना, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो अधिनियम है उसके अंतर्गत लोकायुक्त की संस्था शुरू करने वाला पहला जो राज्य था वो महाराष्ट्र था, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर जो है 2016 की बात किया जाए तो इसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है ना। और ये यहां पर मैंडेटरी बनाया गया कि जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनकी जो आपके जीवन साथी हैं और उन पर जो आश्रित बच्चे वगैरह हैं, जो भी आश्रित उनके मतलब जो भी आपके उनके रिश्तेदार जो आश्रित हैं उन पर, है ना, बच्चे वगैरह हो गए, उनकी वाइफ वगैरह हो गए, तो उनको अपनी सारी संपत्ति और जो भी लाइबिलिटीज है उनके बारे में वहां पर घोषणा देना अनिवार्य हो गया, ताकि ये पता चला कि करप्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि कंपलसरी बनाया गया है सारे स्टेट्स के लिए इस एक्ट के अंतर्गत कि भैया आप जो है अपॉइंट करेंगे लोकायुक्त को इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो भी कंप्लेंट्स आएंगी करप्शन के अगेंस्ट, है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर और पब्लिक ऑफिसर्स के खिलाफ। इसके बाद यहां पर बोला गया ये अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो राज्यपाल करेगा नॉमिनेशन के थ्रू, और ये नॉमिनेशन किसके द्वारा होगा, है ना, जो चीफ मिनिस्टर के साथ चर्चा करेगा, ठीक है ना। और उसके साथ ही जो चीफ जस्टिस है उनकी भी कंसेंसस लिया जाएगा स्टेट हाई कोर्ट में। वहां पर लीडर्स ऑफ द अपोजिशन भी होंगे, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और जहां पर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर क्या होगा, वहां के सभापति आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर वही बात की गई, विधानसभा परिषद में भी फिर विपक्ष का नेता ले लेंगे और वहां पर सभापति भी ले लेंगे। अगर विधानसभा बस है तो वहां पर क्या किया जाएगा, अपोजिशन के जो आपके लीडर हैं उसको ले लिया जाएगा, ठीक है ना। और स्पीकर जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये याद रखिएगा, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए इस तरीके की बॉडी को बनाया जाता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो आपका जज है अभी हाईकोर्ट का या रहा हो, सेवानिवृत्त हो, वो जो है लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होता है। एक बार जब इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो फिर इनमें किसी भी तरीके का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये मैक्सिमम आप बॉडीज को देखेंगे जिनको न्यूट्रल बनाने के लिए इस तरीके के प्रावधान किए जाते हैं, तो इनका ट्रांसफर वगैरह गवर्नमेंट नहीं करेगी, है ना। अगर इनको आपको हटाना है पद से तो इसके लिए इंपीचमेंट मोशन लाया जाएगा, कहां पर, स्टेट असेंबली, लोकायुक्त की बात कर रहे हैं। सारे स्टेट्स में आप देखेंगे तो डिफरेंट जो है आपके क्या है, प्रोविजंस है, ठीक है ना। लोकायुक्त की शक्तियां भिन्न भिन्न है, तो उनमें जो है यूनिफॉर्मिटी लाने की आवश्यकता है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो लोकायुक्त बनाई जाएगी संस्था, इसमें जुडिशियरी मतलब न्यायिक और जो आपके गैर न्यायिक दोनों तरीके के सदस्य होने चाहिए। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो सीधी बात है, ट्रांसपेरेंसी को ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेट करेगा केसेस को, करप्शन
के थ्रू, है ना, स्टेट लेवल पे। और ये क्या करेगा, आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक आपकी कमिटेड संस्था है ना। शासन में ये पारदर्शिता लाएगा, गुड गवर्नेंस को क्या करेगा, हाँ, वहां पर मोबिलाइज करेगा, उसको यथार्थ रूप में जो है वो क्या करेगा, स्थापित करेगा। इसके बाद ये नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण है, जैसे माल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, भ्रष्टाचार है, देरी है ना, जो आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, अनुचित आचरण, तो उनसे रक्षा करके नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ को भी ये आपका सिक्योर करता है। पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो है रिलेशंस, उनमें जो है आपका ह्यूमनाइजिंग है, मतलब उसको मानवीय बनाने में जो है सहायक है। ठीक है ना, आप इसको देख जाइए, नॉर्मल से पॉइंट्स है जो हमने चर्चा कर ली। अब रिसेंट जो कंट्रोवर्सी है, तो एक सेक्शन 14 लाया गया है केरला के लोकायुक्त एक्ट के अंतर्गत, वहां अमेंडमेंट के थ्रू तो बोला गया है, उसमें बोला गया है कि कोई भी लोक सेवक यहां तक कि मुख्यमंत्री या मंत्री भी अगर हो, है ना, और उसकी शिकायत पे अगर लोकायुक्त संतुष्ट है तो वो उस पर कार्यवाही कर सकता है, ऐसा लाया गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी को जो है लोकपाल के उससे बाहर रखा गया, ये क्रिटिसिज्म का पार्ट होता है, लेकिन उसमें बोलते हैं कि भैया ये राष्ट्र के प्रमुख है, इनकी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए ऐसी चीजें जरूरी है, तो यहाँ पर सीएम के अगेंस्ट भी ऐसी चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, नॉर्मल से पॉइंट है, देखेंगे हम लोग कि इस तरीके का प्रोविजन अभी तक किसी भी एक्ट में जो है, किसी भी राज्य के संदर्भ में या जो आपका केंद्र है उसके संदर्भ में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर देखिए कि अगर ये आपकी इन्वेस्टिगेट कैसी एजेंसी है, आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये बॉडी बनाई गई, तो इसके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं कि डायरेक्टली जाए और पब्लिक सर्वेंट को बोले कि भैया आप रिजाइन कर दो अपनी पोस्ट से, है ना। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है ये आपकी, ठीक है ना, जो इन्वेस्टिगेशन करेगी पहली, है ना। ये चर्चाएं, ये रटना नहीं है हमको। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर की संवैधानिक स्थिति देखें तो वो अपने ऑफिस को होल्ड करता है, ये लिखा हुआ है कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर, पर ऐसा मतलब नहीं है कि प्रसाद पर्यंत तो गवर्नर कभी भी हटा देगा, जब तक उसकी मेजोरिटी है वहां पर, है ना, हाउस में, तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता है ना। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव उससे जाके कनेक्ट करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि इस तरीके की अगर कोई बॉडी है, वो राज्यपाल के द्वारा जो है उसकी स्थापना, या वो चाहे तो किसी के ऊपर भी जो है वहां पर उसको निर्णय दे दे कि ये आपका अपराधी, तो इस तरीके के काम जो है इस बॉडी के द्वारा नहीं किया जाता है। और अगर इस तरीके का काम किया जाएगा, ठीक है ना, विधानसभा अगर कोई कानून के द्वारा कोई एजेंसी बना दे, ठीक है ना, और इस तरीके का वो निर्णय ले लेके किस सरकार को जो है चीफ मिनिस्टर को हटाना है और ये करना है, तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा ये आपका, ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट है। वे फॉर्मेट क्या है, पहली चीज तो ये है कि भैया ऐसा है कि यूनिफॉर्मिटी लाइए आप लॉ में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज ये है कि यहां पर बोला जा रहा है कि इनका जो आपका टेन्योर है उसको फिक्स कर दो, तब तो आपका काम होगा, नहीं तो लोगों का ट्रांसफर हो गया, उनको वहां से हटा दिए, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये लोकायुक्त को नोडल एजेंसी बना दीजिए सभी करप्शन कंप्लेंट्स के लिए, क्योंकि ओवरलैपिंग है, अलग अलग बॉडी अलग अलग काम कर रही है, तो वहां पर समस्या होती है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि राज्य स्तरीय जो भी जांच एजेंसियां हैं उन पर भी लोकायुक्त का ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में इनको ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसके बाद जो एनजीओज वगैरह भी हैं जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, उनको भी लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। वहीं पर जो है 2 नंबर के पैसे को जो है 1 नंबर का बनाया जाता है, जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग टाइप से पढ़े थे हम लोग इसके पहले, ठीक है। इसके बाद रशिया चाइना का रिलेशन, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया में, तो बिल्कुल पुराना टॉपिक है। देखिए ये घटनाएं बदलती रहती हैं, एक आध घटना, लेकिन चीजें वही रहती हैं, है ना, ये हमेशा से वही है। बैलेंस ऑफ पावर मैंने बोला। अब आपको यहाँ ट्रायंगल क्या देखना है कि भैया इंडिया है, ठीक है ना, आपका क्या है, यूएस है, यहां पर आपका रशिया हो गया, ये आपका चाइना हो गया। अब ये देख लीजिए आप, है ना, इसमें संदर्भ में समझ में आ जाएगा। तो यहां पर बताया जा रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यूक्रेन क्राइसिस के कारण ये आपका क्या है, चर्चा में है, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे जैसे यूएस के साथ विवाद बढ़ेगा रशिया का, वैसे वैसे चाइना रशिया जो है एक दूसरे के और जो है सशक्त पार्टनर बनेंगे, तो उससे वर्ल्ड ऑर्डर में समस्या होगी ना, ठीक है। अब यहां पर डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है चाइना और रशिया के बीच, वो आपके सशक्त होते हैं कब, जब आपका यूएसएसआर का विघटन होता है और 1991 में क्या बनता है, रशियन फेडरेशन। तो इनने जो है ये शेयर करते हैं आपका लैंड बॉर्डर भी, जिनको डेमार्केट किया गया 1991 में, और इनके बीच में साइन की गई ट्रीटी गुड नेबर जो है आपकी लाइंस के रूप में, ठीक है ना। तो ये जो आपका फ्रेंडली कॉपरेशन भी किया गया 2001 में, इसको रिन्यू किया गया है 2021 में, 5 साल और आगे बढ़ा दिया गया। इनके बीच में सारे तरीके के रिलेशंस है, स्ट्रैटेजिक भी है, मिलिट्री भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है ना। तो ये ग्लोबल इश्यूज में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी सेम है,
कैसी जो आपका सोशलिस्ट अप्रोच है, कम्युनिस्ट अप्रोच है, वो उस तरीके की इकोनॉमी है ना इनकी, उस तरीके का राष्ट्र, वैसे आप इसको समझ के चलिएगा, ठीक है ना। आइडियोलॉजिकल जो वॉर है यूएसए और रशिया के बीच में, वो तो शुरू से ही है ना, ये आप लोगों को पता होगा। अब आगे की ओर देखेंगे हम लोग कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो सबसे बड़ी कारण क्या है कि इनके जो संबंध में और क्लोजनेस देखी जा रही है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर यूएस है। यूएस लगातार सैंक्शंस लगा रहा है रशिया के ऊपर, यूक्रेन के मुद्दे में भी वही चीजें हो रही है ना। तो उसके कारण उनके बीच जो आपकी निकटता है वो और बढ़ता जा रहा है। वो आप देख सकते हैं कि अभी हाल में ही बढ़ता हुआ इनके बीच में सैन्य निकटता है या जो ट्रेड वगैरह है उसमें परिलक्षित होता है। चाइना जो है 2014 में ऐसा पहला देश बना फॉरेन के संदर्भ में, विदेश के संदर्भ में, है ना, दूसरे देशों के संदर्भ में, कि जिसको रशिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया था, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंस बताई जा रही कि कितने सशक्त ये एक दूसरे के क्या है, मित्र देश है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ज्वाइंट एक्सरसाइज भी लगातार इनके बीच में बढ़ता जा रहा है। बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कमर्शियल जो ट्रेड है ना, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लगभग 35% है ना। ये $147 US डॉलर की बात करें बिलियन की, है ना, जो आपकी चाइनीज एनर्जी इंपोर्ट से संदर्भित है। मतलब चीनी ऊर्जा आयात द्वारा जो संचालित किया गया वाणिज्यिक व्यापार वो 35% तक बढ़ गया है, ठीक है। और लगातार 12 वर्षों तक चाइना जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है, किसका, रशिया का। टोटल जो इनके बीच में फॉरेन ट्रेड होता है उसका लगभग 20% हिस्सा जो है इनके बीच में होता है। रूस का जो टोटल विदेशी व्यापार उसका लगभग 20% हिस्सा किसके साथ होता है, चाइना के साथ होता है। दूसरी ओर देखा जाए तो रूस जो है चीन के व्यापार का 2% हिस्सा है। तो हर जगह चाइना सरप्लस में है ना। इस बार भी हमारे यहाँ बहुत आत्मनिर्भर भारत हमने स्लोगन दिया, लेकिन आप देखिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ट्रेड डेफिसिट आप देखेंगे तो वो लगातार बढ़ा है। बताइएगा, हम लोगों ने यहीं पर पढ़ा है अपने लेक्चर में, कितना ट्रेड डेफिसिट में जो है इंक्रीमेंट हुआ है इंडिया चाइना के संदर्भ में पूछ रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि अगर टेक्नोलॉजिकल, है ना, मतलब तकनीकी सहायता और वित्तीय संदर्भ में भी देखें तो चीन के लिए जो है ना, सोवियत संघ, मतलब जो है चाइना जो है सोवियत यूनियन जो है, एक दूसरे के संदर्भ में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है ना। चाइना वहां पर एनहांसमेंट रखता है तो वो आपको क्या करेंगे, वो है ना, उसकी जो तकनीकी क्षमता है ना, तो वो बहुत ज्यादा उन्नत है, तो उसका उपयोग वो करेगा। वित्त जो है वहां से सोवियत यूनियन उसको प्रोवाइड करेगा। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे की हेल्प हर डोमेन में कर रहे हैं, ऐसा समझिए। अब ये इसके रीजंस क्या है, तो सबसे पहले क्वाड की बात करेंगे। क्वाड क्या है, अब देखिए इंडियन ओशन की बात करेंगे तो सबकी नजर यहीं पर है, इंडियन ओशन में है ना, पूरे विश्व की। तो यहाँ पर क्वाड क्यों बनाया गया, क्योंकि चाइना का एग्रेसिव राइज देखा जा रहा था। क्वाड में कौन कौन, जैसे इंडो है, यूएस है ना, जापान है, आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, वो बताया जा रहा है। और उसको हमेशा बोलता है चाइना कि ये मिनी नाटो है ना, कोल्ड वॉर मेंटालिटी है। नहीं भैया, आप जो है अगल बगल के लोगों की, देशों की जो है आप टेरिटरी को एक्वायर करते जाओगे तो क्या किया जाएगा यहाँ पर, है ना। तो एग्रेसिव राइज को रोकने के लिए ये किया गया। तो उसके जो है आपके डोमिनो इफेक्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है ना, या रिएक्शन के रूप में इसको देखा जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका यूएस और यूरोपियन कंट्रीज है उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज का ये रिएक्शन है। इसके बाद जो सैंक्शन लगातार यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज लगा रही है रशिया के ऊपर, उसके बाद जो क्लोजनेस है इंडिया और यूएस की वो बढ़ती जा रही है अदर वेस्टर्न कंट्रीज के कारण, है ना। अदर वेस्टर्न जो भी आपके पश्चिमी राष्ट्र है, वेस्टर्न कंट्रीज है आपकी, उससे तो ये जो है और क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा जो भारत के साथ जो रूस का सामरिक और विशेषाधिकार संबंध है, जो हमारे रशिया के साथ हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो उसको लगातार जो है अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि भारत को, वो जो ये क्षेत्र है ना आपका, है ना, इंडियन ओशियन, तो यहां पर जो है भारत को रशिया अपने नेचुरल अलाई के रूप में, मतलब यूएस जो है अपने नेचुरल अलाई के रूप में देखता है। किस संदर्भ में देखता है, प्राकृतिक मित्र, कि यहां पर भारत रहेगा तो उसकी स्थिति ठीक रहेगी, तो उसका भी इंपैक्ट पड़ता है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है हमारा रशिया के साथ और चाइना के साथ। चीजों को समझते चलिएगा, कंसेप्ट वही है, ठीक है ना। अब इसके लिए निहितार्थ क्या है, तो सीधी बात है कि भैया यहां पर क्या होगा भारत और शेष विश्व के लिए, रूस के भारी प्रतिबंधों को, अगर रूस के ऊपर अगर सैंक्शंस लगातार लगाया जाएगा, ठीक है, रूस के ऊपर अगर लगातार सैंक्शंस को लगाया जाएगा, ठीक है, तो चाइना और रशिया जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे, है ना। इससे यूक्रेन संकट और भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है विश्व में जो है प्रोटेक्शनिज्म को इससे बढ़ावा देगा, है ना, संरक्षणवादी नीतियां, जो आपके जो मुक्त व्यापार है ना, या जो ग्लोबल विलेज की जो हमारी कंसेप्ट है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर। इससे जो है आर्म रेस भी बढ़ती जाएगी, हथियारों की होड़ बढ़ती जाएगी, है ना। और इसके अंतर्गत जो है रशिया जो है आपका चाइना के और करीब आता जाएगा, है ना। और ये जो है चाइना और रशिया जो है उनका टारगेट ही यूएस है, ठीक है ना। तो इससे जो है भारत के साथ भी जो संदर्भ है, जो संबंध है, उनको भी मेंटेन करना है भारत को समस्या होगी और इससे वैश्विक संकट भी बन सकता है। इसके कारण क्या होगा कि चाइना रशिया पाकिस्तान को जो है सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान के द्वारा जो आपका
जो आपका प्रायोजित जो आपका टेररिस्ट अटैक है या तालिबान है, वो इस तरीके की संस्थाएं भी और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगी, तो भारत की जो है आपकी इंटीग्रिटी, एकता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, उस पर भी है ऋणात्मक जो है प्रभाव देखा जा सकेगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है मल्टीपोलैरिटी, मतलब बहुध्रुवीय विश्व की संकल्पना और उसको यथार्थ रूप में रख के सारी समस्याओं का समाधान उस तरीके से किया जाना चाहिए, वैसी संस्थाओं का यूज किया जाना चाहिए जैसे ब्रिक्स है, एससीओ है ना, यहां पर उस तरीके से देखा जाना चाहिए। नॉर्मल सी चीज है, वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है यहां पर। ठीक है, इसके बाद वही बोले हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है ना, मतलब शक्तियों का जो संग्रहण है किसी एक दो बिंदुओं पर नहीं होना चाहिए, कई सारी जगह होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं वहां पर। वो सीधी बात वही है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर, दरअसल उसी का ये आपका प्रैक्टिकल जो है अप्रोच है ना, उसको देख जाइएगा आप लोग। इसके बाद नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप है, तो इस तरीके की जो आपकी योजना है 2008 में लाई गई थी, तो इसको जो है 5 सालों के लिए और जो है बढ़ा दिया गया। छात्रवृत्ति है तो क्यों दी जा रही होगी, ताकि लोग अपनी शिक्षा को जो है वो कंटिन्यू रख पाए। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको अगले 5 साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है ना, तो ये पड़ जाएगा। इसमें जो है कुछ बदलाव किए गए हैं। आय सीमा जो पहले 1.5 लाख रुपए रखी गई थी पात्रता के लिए, वो 3.5 लाख रुपए पर ईयर कर दी गई है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, तो भैया सीधी बात है, अवार्ड करना जो भी आपके अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, मेधावी छात्र हैं, उनको छात्रवृत्ति देना और उनको इंकरेज करना ताकि वो अपने एजुकेशन को सेकेंडरी स्टेज में भी कंटिन्यू रख सके। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपकी, 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। लॉन्च किया गया था 2008 में। 12,000 पर एनम दिया जाता है इसमें छात्रवृत्ति, 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, है ना, जो स्टूडेंट्स आपके सेलेक्ट किए जाते हैं क्लास 9 से प्रति वर्ष, और फिर उनको 10th से 12th के लिए कंटिन्यूएशन में ये आपकी हेल्प करती है ना। कैसी कैसी स्कूल्स में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्थापित की गई हो या गवर्नमेंट एडेड हो, वो आपकी लोकल बॉडी स्कूल्स होगी वहां के लिए। ठीक है ना, अब ये आपका ये इसके लिए जो है छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एक जो है एग्जाम भी आयोजित की जाती है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा। ठीक है, तो वो जो है वहां पर कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद स्कॉलरशिप की बात करें अगर हम, ठीक है, तो यहां पर स्कॉलरशिप जो है आपकी, और जो आपका डिसबर्स किया जाता है स्कॉलरशिप, वो आपका किस तरीके से किया जाता है, डीबीटी जैसे डायरेक्ट बेनिफिट होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा, तो उसी के द्वारा, ताकि जो है बैंक अकाउंट जो है स्टूडेंट्स का डायरेक्ट वो वहां से एक्सेस कर सके उस छात्रवृत्ति को, कोई मिडिल मैन ना आए कि उसका भी शोषण वहां पर हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कच्चा तेल और भारत की ऊर्जा सुरक्षा। देखिए जैसे जैसे आप यूक्रेन का संकट देख रहे हैं, वैसे वैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, सीधी बात ये है कि अगर हम देखें कि इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ गया तो उससे क्या होगा, सरकार का राजस्व कम हो गया, आय कम हो गई, तो उससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है हम क्या नहीं कर पाएंगे, व्यय नहीं कर पाएंगे। हमको वैसे भी बहुत सारे जो है फंडिंग की जरूरत है, चाहे किसानों की आय बढ़ाना हो, चाहे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, चाहे हमको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करना हो, चाहे हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए काम करना हो, सब जगह के लिए हमको फंड चाहिए। और भ्रष्टाचार लगातार है ही है ना, तो इस तरीके की चीजें भी आएंगी, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा पूरे देश के लिए। ठीक है, अब यहां पर वही बताया जा रहा है कि यहां पर जो उभरती स्थिति है, जो क्राइसिस देखा जा रहा है यूक्रेन का, उसके कारण फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है, और लगातार आपकी प्राइसेस जो है क्रूड ऑयल के वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या करते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इंडिया जो है उसको कंसीडर किया जाता है पूरे विश्व में 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर के रूप में क्रूड ऑयल के, आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ठीक है, ये देख लीजिएगा, डेटा वेटा याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है एक तरीके से कि 108% जो हमारा पहले इंपोर्ट बिल था उस क्रूड ऑयल के संदर्भ में, वहां पर जो है 108% का जंप देखा गया है। ठीक है ना, तो अब 108% का जंप देखा गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। यहां पर सेम अवधि की बात कर रहे हैं, जो भारत ने दिसंबर 2021 तक की जो आयात किया है उसकी जो तुलना किया जा रहा है 2020 से सेम अवधि में किया जा रहा है, तो बताया जा रहा है। ठीक है ना, डेटा देख लीजिएगा। और भारत जो है 85% अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, घरेलू आवश्यकताओं के लिए क्रूड ऑयल के ऊपर जो क्रूड ऑयल के लिए हमारी आवश्यकताएं है वो किस पर निर्भर है, बताइए जरा। वो निर्भर है आयात पे। हम कितना, 85% जो हमारी टोटल जरूरत है। ठीक है, तो उच्च आयात निर्भरता जो है वो हमारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो क्या है, नेगेटिव डायमेंशन उसको माना जाता है, कि जैसे ही हम रेट बढ़ेगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, वहां से हमारे यहाँ सारी चीजों के रेट बढ़ जाएंगे, है ना, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आरबीआई ने एक जो है स्टडी की थी, उसमें बताया था कि अगर जो कच्चा तेल है, अगर पर बैरल उसमें 10% की जो है मूल्य वृद्धि हो जाए, तो भारत का व्यापार जो घाटा है वो 12.5 बिलियन बढ़ जाएगा, डॉलर के संदर्भ में बात करें। अब आप देख लीजिए कि अभी तक कितना व्यापार घाटा बढ़ गया होगा। अब इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है
उनको ऐसा समझिए कि उसमें लगातार जो फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उससे एक्सचेंज रेट जो विनिमय दर वगैरह होता है वो भी फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, इसके बाद ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ना, जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी, है ना, सारी चीजों के लिए। तो इससे क्या होगा, आप देखिए कहीं पर आप देखिए कोई सामान का परिवहन हो रहा है, सब जगह तो क्रूड ऑयल का यूज होता है, तो सारी चीजें जो है वो महंगी हो जाएगी, उससे जो है इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाएगा, वैसे भी पीक पे है इन्फ्लेशन। ठीक है, और इससे जो है ओवरऑल जो है हमारे क्या पड़ते हैं, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इसके यहां पर इलाज बताए जा रहे हैं कि क्या किया जा सकता है यहां पर। तो भैया सबसे पहले तो आप एनर्जी की जो आपकी सिक्योरिटी, जो हमको रिसोर्सेज चाहिए उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाइए, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर भी रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप जो है आप क्या करिए, मूव करिए। उसके बाद स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व वगैरह भी बनाया गया, कहां कहां बनाया गया उसका यूज कर सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसा प्रोग्राम जो है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, नेशनल हाइड्रोजन मिशन को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर जो हमारा विजन है नेचुरल गैस को इंडियन इकोनॉमी में जो प्रेजेंट यूज है उसका 6% है, तो उसको 15% करना है 2025 के अंतिम तक। तो ये सब जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, इनके द्वारा जो है डाइवर्सिटी ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाना चाहिए, जो R&D वगैरह है ना, एनर्जी के संदर्भ में, वहां पर जो है हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, यूज जो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसको बढ़ाना चाहिए। फेम इंडिया स्कीम है, इसमें जो है खरीदने के लिए जो इस तरीके के व्हीकल उनका रेट ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, इंसेंटिव वगैरह भी देती है आपका, है ना। ठीक है, उस तरीके की चीजों को अपनाना चाहिए। और जो आपका परंपरागत जो हमारे ऊर्जा स्रोत है उनसे हमको स्विच करके नए सोर्स जो है आपके रिन्यूएबल एनर्जी, उधर हमको जाना चाहिए। नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखिए कि जो बात की जा रही है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इंसेंटिव वगैरह भी दे रहा है, जो मैंने आपको बता दिया। बफर स्टॉक भी बनाना चाहिए, जैसे स्ट्रैटेजिक आपका ऑयल रिजर्व कहीं पे बनाया गया है क्या, बताइएगा जरा, कहां बनाया गया, आंध्र प्रदेश से बनाया गया है कि कहां कहां बनाया गया है, किसके सहयोग से बनाया गया है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड है, तो ये डैशबोर्ड बनाया गया है ताकि जो आपकी मॉनिटरिंग वगैरह है वो बिल्कुल ढंग से किया जा सके वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट लिखा गया है कि ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है ताकि मॉनिटरिंग वगैरह जो है ना, वो किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित किया जा सके। इससे जो है आपकी मॉनिटरिंग और मैनेजरियल जो भी प्रबंधकीय कार्य है उनको जो है पारदर्शिता के साथ वहां पर क्या किया जा सके, संपादित किया जा सके। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे करप्शन को कम किया जाएगा, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। ये सब बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, अब आगे की ओर देखेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो भैया एनालिटिकल और जो है स्ट्रैटेजिक बिजनेस इंटेलिजेंस, है ना, उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, कैटर किया जाएगा जो फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस है इस स्कीम के अंतर्गत। एंड टू एंड यहाँ पे इनसाइट्स होगा, है ना, जो प्रोवाइड करेगा इस तरीके के क्या एनालिसिस को। नॉर्मल सी चीजें हैं, बिल्कुल नॉर्मल, इस पे अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इस योजना पे लिखिए आप क्या है। ठीक है, और जो भी है इसमें वित्तीय प्रगति कैसी हो रही है, भौतिक प्रगति, तो उसके लिए सिंगल स्क्रीन विजुअलाइजेशन भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो भी विसंगतियां हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। यहाँ पर जो भी गैप और डिलेज वगैरह होते हैं इंस्टॉलमेंट में, जो आपकी गति है हाउस कंस्ट्रक्शन की, है ना, तो उसके बारे में सारी चीजों को यहाँ से क्या करेगा, उनके विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, इसके योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्यों लाई गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सीधी बात है, ऑब्जेक्टिव ये है भैया कि हाउसिंग टू ऑल बाय द ईयर ऑफ 2024। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रोल्ड आउट करेगी, इसको रोल्ड आउट किया उसने, है ना, रूरल हाउसिंग स्कीम को। प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण है ये आपकी इफेक्ट में आई 1 अप्रैल 2016 से। ठीक है ना, बेसिक जो एमिनिटीज के अंतर्गत इसको रखा जाता है ना, घर की उपलब्धता, बेसिक एमिनिटीज ही तो हो गई एक तरीके से आप देखिए तो इसमें क्या है आप समझिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम जो है आपका वो क्या करेगा, 2024 तक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त जो है घर जो है प्रोवाइड करेगा। ग्रामीण एरिया की बात करें 2.945 करोड़ जो है घरों को पूरा करने की परिकल्पना इसके अंतर्गत किया गया है। बता रहे 2022 की फरवरी तक जो है अभी तक जो है 1.73 करोड़ घर भी बन गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, है ना, जो है टोटल जो है एलोकेट किए जाने हैं 2.62 जो है ना, करोड़ की बात कर रहे हैं। ये सब डेटा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है गवर्नमेंट का एम क्या है, तो भैया गवर्नमेंट का एम यह है इसके द्वारा कि स्पीडी मतलब त्वरित जो माध्यम से, मतलब स्पीड गति को बढ़ा के जल्दी से जल्दी गुणवत्तापूर्ण हाउसेस का कंस्ट्रक्शन किया जाए ताकि लोगों को जो है वहां पर जल्दी से जल्दी जो है आवास को उपलब्ध कराया जाए, आवास जो है घर को उपलब्ध कराया जाए। उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, है ना, मॉनिटरिंग चाहिए, तो इसके द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, MIS जो आपका आवास सॉफ्ट और आवास ऐप है। ठीक है, ये आपका इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें जो कॉस्टिंग जो है फंड की बात करते हैं तो शेयर किया जाता है सेंट्रल और
स्टेट के द्वारा। तो आप अगर देखेंगे सेंट्रल और स्टेट के द्वारा इसमें अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर किया जाता है शेयर, तो 60 और 40 है नॉर्मल स्टेट्स में, और जो आपके हिली एरियाज और नॉर्थ ईस्ट है वहां 90:10 है। बेनिफिशियरीज में देखें तो वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं, जैसे एससी एसटी है, फ्रीड जो आपके बॉन्डेड लेबर्स हैं, नॉन एससी एसटी कैटेगरीज के भी जो लोग आपके वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, विडो भी आते हैं इसमें, है ना, और जो लोग आपके डिफेंस पर्सोनल के लोग रहे हैं, उनके जो आश्रित लोग रहे हैं, जो शहीद हो गए हैं, है ना, एक्स सर्विसमैन, जो पैरामिलिट्री फोर्स की भी बात की गई, डिसेबल्ड लोगों की भी बात की गई है, माइनॉरिटीज की भी बात की गई है यहाँ पर लाभार्थियों के अंतर्गत। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है सेबी से रिलेटेड है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा जो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट है ट्रू है। पहली बात ये कि ये आपका रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट है आपका, है ना, इंडिया के अंतर्गत जो आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह देखते हैं उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। इसकी ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। उसके बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया 12 अप्रैल 1988 को। इसके पास स्टैट्यूटरी पावर एक्ट लाके जो दिया गया इसको, वो 30 जनवरी 1992 को दिया गया, सेबी एक्ट 1992। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इसमें सही बताना था तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे पूछा जा रहा है कृष्णा नदी के संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो भैया इसका जो उत्पत्ति देखेंगे तो महाबलेश्वर से होता है, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद जो ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में आफ्टर गोदावरी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसके बाद ये रन करती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है कि ये आपकी ड्रेन करके जाती है, कहां पर जाती है, तो भैया बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो है मालप्रभा, है ना, और तुंगभद्रा और आपकी कोयना और भीमा है, और भी है आपकी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।